बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, मिलिट्री कोर्ट्स। जी हां, आज मिलिट्री कोर्ट्स के नाम पर कौम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, धोखा देने की कोशिश की गई है। आज माफ़ीनामे के नाम पर 19 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में से रिहा किया गया। उनमें से कई अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, कईयों की जिस्मानी हालत बहुत ही ख़राब है। लेकिन चौधरी साहब ने, पाकिस्तान के मिलिट्री ज़राए ने ना सिर्फ उनको 2 साल नाहक जेलों के अंदर रखा, बल्कि आज उनके जाली किस्म के माफ़ीनामे जो हैं वो भी जारी किए। एक तरफ कहा जा रहा था कि रहम की अपील, जी हाँ, एक तरफ कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ ने रहम की अपील मंजूर की है। रहम कौन सा? कि इनकी 24 साल महीने की इन्हें सज़ा दी थी, 2 साल की, 20-22 महीने ये अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं और अब इनके ऊपर रहम ये किया जा रहा है कि इन्हें 2 महीने पहले छोड़ा जा रहा है या 4 महीने पहले छोड़ा जा रहा है। माशाल्लाह, क्या रहम है। लेकिन इस रहम के साथ साथ जहरीली मिलावट ये की जा रही है कि इनके जाली झूठे बयान हल्फी जो हैं, जो ज़ाहिर है तशद्दुद के साथ या ज़ोर ज़बरदस्ती लिए गए, वो बयान हल्फी जो हैं या उनके माफ़ीनामे सो कॉल्ड जो हैं, वो आज अपने टाउट्स को दिए गए कि मीडिया में फैला दें। मकसद क्या होगा? मकसद इन लोगों की उम्मीद तोड़ना है, मकसद लोगों का रिजॉल्व तोड़ना है, ह्यूमिलिएट करना है इन्हें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोरल है उसे कमज़ोर करना है, कौम के मोरल को कमज़ोर करना है। और ये लोग जो जेलों से बाहर निकल के आ रहे हैं ताकि ये अपनी सेल्फ इस्टीम और इंटेग्रिटी के साथ जी ना सकें, इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मजरू करना है, इनके इमेज को जो है वो तार तार करना है। ये वो सारे घनौने मकासद थे जिनके लिए आज एक तरफ तो क्लेम किया जा रहा था कि रहम की अपील के बाद इन 19 लोगों को रिहा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही घटिया और गलीज प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि टाउट्स को, अपने टाउट्स को इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए जो हैं वो ये झूठे बयान हल्फी दे रहे थे। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आज सब कुछ यकायक क्या हुआ है। मतलब पहले आपने देखा कि 20 अफराद को छोड़ा गया, फिर 25 अफराद को सज़ाएं दी गई, फिर 60 अफराद को सज़ाएं दी गई। अब उनमें से आपने देखा कि 19 को माफ़ीनामा देकर, जिनको 2-2 साल की कैद दी थी, उनको आज रिहा किया गया। तो ये जल्दी किस चीज़ की है? तो ये मैं आपको बताता हूँ। असल मकसद तो मिलिट्री कोर्ट्स का 9 मई किया गया था पीटीआई को तोड़ने के लिए। आपको पता है पीटीआई के ऊपर और फौज के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए 9 मई करवाया गया था। पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था, सब झूठ था, ये इसमें कोई हकीकत थी नहीं। तो ये जो 9 मई करवाया गया था, उसके बाद मकसद ये था कि एक हवा बैठा के रखने, एक डर बैठा के रखने के लिए कि हमने पता नहीं सजाए मौत दे देनी है, पता नहीं क्या करना है। तो एक डर बिठाने के लिए 9 मई के इन तमाम लोगों को जेलों में रखा गया था। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में उस बेंच ने कहा था सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फिर जस्टिस लानत की आपको याद होगा कि तावन से तारिक मसूद साहब, वो भी वैसे जस्टिस साहब के बराबर बराबर ही लानत जो है, माजरत, अभी भी वो एडहॉक जज के तौर पर बैठे हैं, एडहॉकिज्म के भी मज़े ले रहे हैं। शायद यही कीमत थी जो उनको दी गई उनके इन गंदे फैसलों की वजह से। तो ये जस्टिस तारिक मसूद से फिर ये फैसला लिया गया और उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड किया गया कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा एडहॉक जज लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस तारिक मसूद और उनके बेंच ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया और इसको लिंगर ऑन कर दिया। फिर पूरा साल किसी ने इसको नहीं उठाया जब तक कि रिचर्ड ग्रैनल ने डंडा नहीं उठा लिया। जब दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल ने डंडा उठा लिया तो इनको यकायक समझ आई कि बाहर के हालात तो चेंज हो गए, माई बाप बदल रहे हैं, रिजीम चेंज हो रही है ऊपर। और अमेरिका के अंदर इनकी कैलकुलेशन ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि वहां की इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत नहीं चाहती थी कि ट्रंप अमेरिका के दोबारा सदर बने। जब अमेरिकी अवाम और ट्रंप ने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर वहां एक रिकॉर्ड नंबर्स के अंदर बर्तरी हासिल की और जीत गए, तो यकायक इनको समझ आई कि ये जो हमने एक सांप निकाला हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स का, ये जो हवा बनाया हुआ है कि हमने पता नहीं सजाए मौत दे देनी है, पता नहीं क्या करना है, और डरा के रखा हुआ है लोगों को, अब इसको लपेटने का वक्त आ गया है। आप, मुझे नहीं पता कि आपने कभी न्यूयॉर्क या किसी ऐसी जगह पर जो फेक चीज़ें बेचते हैं, उन्होंने कारपेट के ऊपर फेक चीज़ें रखी होती हैं
जैसे ही उन्हें पुलिस के आने का पता चलता है तो वो ऐसे ही अपना सामान लपेट कर निकलते हैं वहाँ से कि आपको पता नहीं लगता। तो इन्हें पता चला कि ये जो तमाम हमने डर और खौफ का माहौल बनाया हुआ था, इसको अब लपेटने का वक्त आ गया है। तो यकायक इन्होंने पहले 20 लोगों को और उसके पीछे आपके सामने 25 लोगों को, फिर 60 लोगों को जल्दी जल्दी सजाएं दी हैं और अब माफियां भी देना शुरू की। अब 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि ये जो 19 लोग जिनकी 2-2 साल कैद जिनको सुनाई थी और इन्होंने 20-20 महीने तकरीबन सजाएं पूरी कर ली हैं, अब अगर इन्हें ये माफ़ी, सो कॉल्ड माफ़ी जो दी गई है, रहम की अपील, ये ना छोड़ते तो क्या होता? ये हाई कोर्ट जाते और हाई कोर्ट में 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्हें रिहाई मिल जाती। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50% अगर किसी की सज़ा पूरी हो गई हो तो उसकी ज़मानत मिलना बहुत ही आसान होता है। तो ये लोग तो अपनी 90% सज़ा जो है वो पूरी कर चुके थे, तो इन्होंने बाहर तो आना ही था। तो अब अपना इमेज बरकरार रखने के लिए और अपने आप को बहुत बड़ा देवता बनाकर दिखाने के लिए अब माफ़ी का ऐलान किया गया है और रहम की अपील। अब आपको रहम के थोड़े से मुज़म्मरात बताते हैं कि रहम, सबसे पहले तो याद कीजिए रहम कि पिछले दिनों एक नौजवान जिसको सज़ा दी मिलिट्री कोर्ट ने, उनके वालिद साहब का नाम गालिबन जुनैद है और वो लाहौर में वकील हैं। वो अपने बेटे से वकालतनामा साइन करवाना चाहते थे ताकि उनकी अपील हाई कोर्ट के अंदर की जा सके उस सज़ा के ख़िलाफ़, और उनको उनके बेटे से ना मिलने दिया जा रहा था जेल में, ना वकालतनामा साइन करवाने दिया जा रहा था ताकि वो अपना मुकदमा हाई कोर्ट में ले जाए। ये हालत है रहम की, ये हालत है इनके दिलों में मौजूद अल्लाह के डर और रहम की। उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट में पिटिशन करनी पड़ी, हाई कोर्ट के एक जज को ये ऑर्डर करना पड़ा कि ये इनका आईनी हक है, ये इनका कानूनी हक है, वकालतनामे पर दस्तखत करने दीजिए। ये अभी 3 दिन पहले की बात है और आज ये हमें रहम की बात सुना रहे हैं। दूसरी तरफ रहम की आपको दास्तान बताते हैं। रहम की दूसरी दास्तान ये है कि 2 लोग, एक का नाम मलिक वकास है और दूसरे का नाम समी वज़ीर है। इन दोनों के घर वाले और वकला बता रहे हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद और जो बुरा सलूक किया गया है उससे इनके ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गए। ये दिमागी तौर पर अब दुरुस्त हालत में नहीं है, इनको छोड़ा गया है, इनको कोई अपनी होश नहीं है और एक को तो बिस्तर पर, हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही उसके लवाहकीन के हवाले किया गया है। तो दूसरी तरफ रहम की सूरत हाल ये है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। तो मकसद क्या था? ये अब सब कुछ लपेटना है। जो हवाएं चल पड़ी हैं और वो आपको बताते हैं, आसमा शराजी भी अब यही पैगाम दे रही हैं इन्हें कि हवाएं बदल गई हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है, ये सरासर बददियानती और धोखा है जो आज दिया गया है कौम के साथ, और उसको भी कैश करने की। मतलब आप ज़रा हमारी मार्केटिंग चेक करें कि हम बुराई को भी कैश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी को आप खंजर मार के कत्ल कर दें और उसके बाद ये कहें कि मैंने खंजर को कत्ल करने से पहले साबुन से धोया था ताकि आपके जिस्म में कहीं जरासीम ना लग जाए जब मैं आपको कत्ल कर रहा हूँ। ये इस तरह की मार्केटिंग करते हैं कि आपके साथ बदतरीन जुल्म करके भी माफ़ीनामे अब किए जा रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करके, इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ तबाह करके आज बता रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनको माफ़ कर दिया है, जबकि हमने आपको बताया कि ये माफ़ी होनी थी, अब हाई कोर्ट से इनकी जान छुट जानी थी। लेकिन मकसद क्या था इन जाली झूठे वकालतनामों का? मकसद था, मैंने जैसे आपको बताया, कि इनके रिजॉल्व को तोड़ना, इनको दूर करना। अब ज़रा गौर से देखिए, आपके सामने ये तस्वीर और कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं आपको। ये लोग जैसे ही रिहा हुए हैं, इन्होंने दोबारा इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वहीं खड़े हैं जहां ये खड़े थे। आप इन्हें 2 साल बदतरीन तशद्दुद करके, कईयों के दिमागी तवाज़ुन तो आपने छीन लिए, कईयों के जिस्मों को तो आपने लागर कर दिया, लेकिन इनके रिजॉल्व तक आप ना पहुंच सके। और ये लोग आज भी भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ खड़े हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे जनरल जो हैं, जैसे ही रिटायर्ड होते हैं अरबों रुपया लेके दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने मुल्क से, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से नाता तोड़ लेते हैं। इनको देखिए, ये जेल से रिहा हुए हैं और आज भी ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, माफ़ीनामे जारी करके इनको बेइज्जत करने का मकसद था, इनकी इज्जत छीनने का मकसद था। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। देखिए, जब ये लोग जेलों से बाहर आए हैं तो लोगों ने इनका हीरोइक वेलकम किया है।
इनको हीरोज के तौर पर रिसीव किया है। इनको बिल्कुल वैसे ही रिसीव किया है जैसे सिपाही मकबूल। जी हाँ, आप सबको याद होगा सिपाही मकबूल के साथ हिंदुस्तान ने क्या किया था। जब वो वापस आया था अपनी कटी ज़ुबान के साथ, जो तशद्दुद जुल्म उसके साथ किया गया था और वो भी अपने रिजॉल्व के साथ खड़ा रहा था, जब वो वापस आया था तो याद कीजिए कि उसको किस तरीके से कौम ने वालिहाना तौर पर इस्तकबाल किया था। हीरोइक उसको एक रिसेप्शन दी थी। इसी तरह इनको भी हीरोइक रिसेप्शन दी। अब अगली बात आपको बता दें कि ये जो कुछ भी मैंने जैसे आपको कहा कि एक तो जीएसपी प्लस का रौला बन गया, एक उधर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है तो इनको फिक्र पड़ गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। लेकिन ये जो माफ़ीनामे इन्होंने जारी करवाए और इसके ऊपर बड़ा अतरा रहे हैं कि ये देखें जी माफ़ीनामा, इनको अपने किए पर शर्मिंदगी है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि बंदूक का मुकाबला बंदूक से हो तो मज़ा आता है, और बंदूक का मुकाबला निहत्ते के साथ हो तो माफ़ीनामा आता है या जान जाती है। डी चौक में आपने देखा कि सरों को आपने खोल के रख दिया गोलियां मार के, वहाँ पर बंदूक का मुकाबला निहत्ते के साथ था। यहाँ आप माफ़ीनामे निकलवा रहे हैं तो आपको याद करवा देते हैं, इसाक डार साहब का भी एक मिलिट्री जनरल ने माफ़ीनामा लिया था। गालिबन 37 सफ़ात या 63 सफ़ात का हाथ से लिखा हुआ वो माफ़ीनामा था। आज एक और मिलिट्री जनरल ने उन्हें एयरफोर्स 1 के जहाज़ पर वापस लाकर, हालांकि वो माफ़ीनामा मुख्तलिफ था, उसके अंदर इसाक डार के उस माफ़ीनामे के अंदर खुला एतराफ़ था कि कोई 700 मिलियन, जी हाँ 700 मिलियन रुपए की, 650 से 700 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी नवाज शरीफ के लिए उन्होंने, और खुला एतराफ़ था और सबूत मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद आज एक नए मिलिट्री जनरल ने पिछले मिलिट्री जनरल के उस माफ़ीनामे को रद्द कर दिया और इसाक डार को डिप्टी जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा माफ़ीनामा अभी हमने आपको याद करवाया था कि डेरा इस्माइल खान में हमारे एक सर्विंग कर्नल साहब को तालिबान ने अगवा कर लिया था, बंदूकें कनपटी पर रखकर उनसे भी उनकी मर्जी का बयान जारी करवाया गया था। तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती जो आप ज़बरदस्ती के माफ़ीनामे लिखवाते हैं और ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। इसकी महज़ब दुनिया में आपके ड्रामे के लिए तो ठीक है, लेकिन महज़ब दुनिया में इसकी कोई जगह मौजूद नहीं है, ना इसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि आज ये सब कुछ किया गया कौम के साथ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेशर्मी के साथ अब अगले हफ्ते इस केस को दोबारा लगा रही है। जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन का आईनी बेंच अब इस केस को दोबारा सुन रहा है। अब इनसे कोई पूछे कि अब आपने इस केस को सुन के क्या लेना है, आप लोग अपनी सजाएं पूरी करके बाहर आ गए हैं और आप इस केस को लगाकर फैसला नहीं कर सके कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। मीन इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी हमारी रियासत की, रियासती इदारों की, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि लोग सजाएं पूरी करके बाहर आ गए लेकिन आप अभी तक इस केस को ना सुन सके। और अभी भी जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो अगले हफ्ते इस केस को सुनने का प्रोग्राम रखते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इरफान सदीकी, जी हाँ, आपको पता है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के उस्ताद भी कहे जाते हैं और कहा यह जाता है कि ये जो लंदन एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हुआ था इसमें इरफान सदीकी का बहुत ही कलीदी किरदार था। इरफान सदीकी की आपको वो मशहूर ज़माना तस्वीर याद होगी नवाज शरीफ साहब के साथ, जिसमें उन्होंने प्लेट में बहुत सारी बोटियां डाल रखी हैं। एक बोटी उन्होंने पूरी मुंह में डाली हुई है जिससे उनका ये वाली जो चीक है वो बाहर को निकली हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल मुंह में इतनी जगह नहीं थी जितनी बोटी उन्होंने मुंह में रख ली थी। दूसरी बोटी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है और नवाज शरीफ साहब पास खड़े हुए कह रहे हैं कि इनकी प्लेट में और बोटियां डालें। वो तस्वीर आपको याद होगी, ये वही इरफान सदीकी साहब हैं। बहरहाल इरफान सदीकी साहब ने आज ये बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ ने जो 2 मुतालबे किए हैं वो बहुत बड़े मुतालबे हैं, उन्हें हमारी हदूद का तयन करना चाहिए, पहले हदूद का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हदूद क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में हदूद का लफ्ज़ उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मुतबिर करके इस्तेमाल कर लिया। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी औकात देख के हमसे मुतालबे करने चाहिए। तहरीक इंसाफ के मुतालबे क्या हैं? एक तो 9 मई और उसके साथ साथ 26 जो नवंबर है इसकी आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी है, और दूसरा जो बेगुनाह लोग हैं उनकी फौरी रिहाई है। ये 2 मुतालबात तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं और इरफान सदीकी कह रहे हैं कि हमारी हदूद का भी ख्याल करें, मतलब कि हमारी औकात का ख्याल करें, जो कि दुरुस्त है। इमरान खान तो पहले दिन से आपको बता रहे थे कि आपकी औकात का हिस्सा नहीं है।
मैं यहाँ पर जल्दी से आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ना आपके मुज़ाकरात में से कुछ निकलना है, ना इन मुज़ाकरात के बारे में आप सीरियस हैं, लेकिन वो आपको क्यों वक्त दे रहे हैं? ताकि कल को आप कौम को ये ना बता सकें कि हम मुज़ाकरात करना चाहते थे, इन्होंने तो नहीं किए। तो इमरान खान वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, उन्हें बाकी सब पता है कि इन मुज़ाकरात के अंदर ना आप सीरियस हैं, ना आप इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जी, वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन की जो स्टोरी थी, आपको याद होगा 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की, याद होगा आपको। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी वही स्टोरी जो है वो जारी कर दी है। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अब स्टोरी जारी कर दी है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर लोगों को मारा है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने, सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे ये स्टोरी क्यों जारी की है। उन्होंने को हमारी मोहब्बत या प्यार में जारी नहीं की, उन्होंने ये कनाडा और अमेरिका के अंदर जो हिंदुस्तानी रियासत ने यहाँ पर जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तान की मूवमेंट चलाते हैं, उनको जिस तरीके से कनाडा में कत्ल करवाया गया और उसके साथ साथ अमेरिका में भी कत्ल करवाने की कोशिश की गई, इन वजूहात की वजह से वॉशिंगटन पोस्ट ने इस स्टोरी को पिकअप किया। और गार्डियन पहले ही इसी तरह की एक स्टोरी जारी कर चुका है। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी होशरबा इंकशाफात किए हैं और अपने उस कनाडा और अमेरिका के इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की स्टोरी को भी पब्लिश किया है और बताया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो हिंदुस्तान है उसने टारगेट करके, उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग हुई है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात किए गए हैं, बम धमाके करवाए गए हैं, हर तरह से उन्होंने अपने टारगेट सेलेक्ट किए हुए थे। उजरती कातिल उनके लिए हायर किए, कुछ अफ़गानिस्तान से, कुछ पाकिस्तानियों को हायर किया और लोगों को मरवाया गया। हम बार बार आपको आमिर सरफराज तांबा की स्टोरी बताते हैं, जिनको लाहौर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर में उस वक्त घुसकर कत्ल किया जब ये गार्डियन की स्टोरी कई दिन पहले आ चुकी थी। और इस कत्ल से 2 दिन पहले हिंदुस्तानी जो वज़ीर मोहतरम थे वो राजनाथ, वो भी कह चुके थे कि हाँ, हमने घुस के मारा है और आइंदा भी घुसकर मारेंगे। और उनकी इस स्टेटमेंट के 2 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा को लाहौर में घुसकर मार दिया गया था। ये सारा जिक्र भी दोबारा वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अब हमें ये इज़्ज़त बख्शी है और हमें ये तमाम का तमाम सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। अब वॉशिंगटन पोस्ट भी रख रहा है, गार्डियन भी रख रहा है, हिंदुस्तान भी डंके की चोट पर कह रहा है और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि 2014 में जब अजीत डोवल ने यह बयान दिया था कि अब हमें पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने तमाम टारगेट वहाँ इनडायरेक्टली अचीव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद से उनकी ये पॉलिसी है। 2021 के बाद, मतलब कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद से ये कार्रवाइयाँ जो हैं शुरू की गई। जाहिर है हिंदुस्तान भी सारी प्लानिंग में, रजीम चेंज में कहीं ना कहीं बैक एंड पे शामिल होगा। और उन्होंने जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई या जाने वाली थी तो उस टाइम उन्होंने ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू की और आज के दिन तक वो कर रहे हैं। अब आप गौर कीजिए कि इसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट तो लिख रहा है, वो तो बोल रहा है और वो अपने मसले की वजह से बोल रहा है और लिख रहा है, लेकिन हमारे वाले चुप हैं। हमारी हालत उस नशई मर्द की हो गई है या नौजवान की हो गई है जो नशा करके आके घर के अंदर मासूम बच्चों को और ख़वातीन को पीटता है, लेकिन घर के बाहर वो नशा करता है। तो हमारी यही हालत है कि ये मैं एक एनोलॉजी दे रहा हूँ कि हमारी हालत यही है कि हम अपने पाकिस्तानी अगर एहतजाज करें तो उठाकर मिलिट्री कोर्ट्स में ठोक देते हैं, उनको मुर्गे बनाते हैं, नंगे करके मारते हैं, ज़हनी तवाज़ुन उनके ख़त्म कर देते हैं, पार्टियां छुड़वा देते हैं, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, जर्नलिस्ट उठा लेते हैं, इदारे बंद कर देते हैं, हर तरह की तबाही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं, तमाम तबाही करते हैं हम अपने शहरियों के ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में अब बार बार रिपोर्ट आ रही कि उन्होंने घुस के मारा और किसी एक जगह से आवाज़ नहीं आ रही। ना आज हमारे ISPR बोल रहे हैं, ना आज हमारा फॉरेन ऑफिस बोल रहा है, सब बिल्कुल गुंगे हुए हैं, एक आवाज़ तक इसके ऊपर नहीं उठा रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।